हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम के अंतर्गत सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने परिसंचरण तंत्र क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है इसकी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मनुष्यों में पाए जाने वाला परिसंचरण तंत्र। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि आप सोचते हैं कि मनुष्यों में केवल एक ही प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। मनुष्यों में दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें से जो पहला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मनुष्यों में दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। मनुष्यों में दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। नंबर 1 ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, और नंबर 2 लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला वाला रक्त परिसंचरण तंत्र है, दूसरा वाला लसिका परिवहन तंत्र होता है। अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसकी खोज किसने की थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम पहले ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की स्टडी करेंगे। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है। तो क्लियर है, मनुष्यों में पाए जाने वाला रक्त परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र होता है, जिसे हम क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्यों के शरीर में जो रक्त बहता है वह रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में बहता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वह होता है कि मनुष्य के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसको शॉर्ट में लिख दिया है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो क्लियर है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 हार्ट, और नंबर 3 ब्लड वेसल्स। क्लियर हो जाता है। मानव के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम सबसे पहले ब्लड की स्टडी करेंगे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड का क्या फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, इसमें जो ब्लड होता है वह इसके लिए बैकबोन की तरह कार्य करता है। तो हम सबसे पहले ब्लड की स्टडी करेंगे कि ब्लड
क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जहां भी हमें चोट लग जाती है हमारे शरीर से एक लाल रंग का द्रव बहने लगता है जिसे हम ब्लड कहते हैं। तो इसको हम सिंपल वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। ब्लड या रक्त मनुष्यों के शरीर में या एनिमल्स के शरीर में पाए जाने वाले लाल रंग के द्रव को एनिमल्स के शरीर में पाए जाने वाले लाल रंग के द्रव को ब्लड कहते हैं। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो रक्त होता है क्या यह जल से हल्का होता है या जल से भारी होता है, और हल्का या भारी होना हम किस प्रकार से मानते हैं, घनत्व या डेंसिटी के आधार पर। और जो रक्त की डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वह जल के घनत्व से थोड़ा अधिक होता है। तो क्लियर है कि जो रक्त है वह जल से भारी होता है। रक्त जल से भारी होता है क्योंकि जो ब्लड की डेंसिटी होती है वह 1.042 टू 1.07 तक होती है, जबकि जो ब्लड की डेंसिटी होती है वह 1.01 से होती है, 1.01 के आसपास होती है। क्लियर हो जाता है। ये जो ब्लड होता है या रक्त होता है, रक्त जल से अधिक चिपचिपा होता है, विस्कस होता है। जल से अधिक चिपचिपा होता है। रक्त जल से अधिक चिपचिपा होता है। क्वेश्चन आता है रक्त जल से अधिक चिपचिपा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड होता है, चिपचिपा होना, गाढ़ा या पतला होना भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो जाता है। तो गाढ़ा या चिपचिपा होना इसका एक विशिष्ट गुण होता है जिसे हम श्यानता बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। और जो रक्त की श्यानता होती है वह ब्लड रक्त की श्यानता या ब्लड की श्यानता जल से 4.5 टू 5.5 गुना अधिक होती है। तो क्लियर है, रक्त जल से अधिक विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, श्यान होता है। क्लियर हो जाता है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट, रक्त का जो स्वाद होता है वह नमकीन होता है, साल्टी होता है। और चौथा पॉइंट होता है, जो रक्त है, रक्त वास्तव में क्षारीय होता है, बेसिक होता है। क्योंकि ब्लड की जो पीएच होती है, रक्त की जो पीएच होती है वह 7.3 टू 7.4 तक होती है। क्लियर हो जाता है। और जो बेसिक पदार्थ होते हैं वह स्किन से चिपक जाते हैं हमारे, जैसा साबुन होता है चिपचिपा होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड इसलिए बेसिक होता है जिससे कि यह रक्त वाहिनियों से चिपककर चल सकता है और रक्त के और रक्त वाहिनियों के बीच में कोई स्पेस नहीं छूटता है। ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रक्त लाल रंग का ही क्यों होता है। रक्त लाल रंग का ही क्यों होता है?
तो इसका आंसर है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें रक्त नीले रंग का भी होता है, और ऐसे एनिमल जिनमें रक्त नीले रंग का होता है उनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन में पाई जाने वाली धातु कॉपर होती है, जबकि जो रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु Fe या आयरन होती है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बता दिया है यहाँ पर कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें नीला ब्लड भी होता है, और नीला ब्लड हीमोसाइनिन के कारण होता है। क्लियर है? लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 7 to 8% तक होती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का वेट 70 किलोग्राम है तब उसके शरीर में लगभग 6 लीटर तक ब्लड हो सकता है। 6-7 लीटर ब्लड इसके बॉडी में हो सकता है। ये रक्त का सिंपल इंट्रोडक्शन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि रक्त के कितने पार्ट्स होते हैं, रक्त के कितने भाग होते हैं। तो अब हम रक्त के जो भाग होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसको यहां से रफ करते हैं, और रक्त के भाग आप जानते ही हैं कि जो ब्लड है, रक्त है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और ये 3 पार्ट हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड, रक्त के भाग। 3 पार्ट्स नहीं, रक्त के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नंबर 1 प्लाज्मा, और जो दूसरा पार्ट होता है वह कहलाता है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। रक्त के 2 पार्ट होते हैं। ब्लड कार्पसल्स ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि मैमल्स में पाई जाती है, स्तनधारियों में पाई जाती है। इसके बाद आरबीसी, ये राइथ्रोसाइट्स कहलाती है। डब्ल्यूबीसी यह ल्यूकोसाइट कहलाती है। और डब्ल्यूबीसी यह 2 प्रकार की होती है।
ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट्स और एग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स कणिका युक्त, ग्रेन्यूल्स मीन कणिका, स्मॉल पार्टिकल्स, कणिका युक्त WBC, और एग्रेन्यूलोसाइट्स कणिका विहीन WBC। ग्रेन्यूलोसाइट्स फिर से 3 प्रकार की होती हैं। इओसिनोफिल, या एसिडोफाइल, बेसोफाइल्स, और तीसरा होता है न्यूट्रोफाइल्स। और एग्रेन्यूलोसाइट या कणिका विहीन, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। इसमें से जो पहली है वह होती है ल्यूकोसाइट्स, और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स, और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। क्लियर हो जाता है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये ब्लड के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको आराम से कॉपी पे इसको बना लें, इसको समझ लें। इसके बाद जो ब्लड का पहला पार्ट्स होता है प्लाज्मा, हम उसकी स्टडी करते हैं कि ये प्लाज्मा क्या होता है। तो अब इसको हम सबसे पहले इसको रफ करते हैं। इसके पार्ट्स आपकी समझ में आ गए हैं, कितने पार्ट्स इसके होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रक्त का येलोइश या हल्के पीले रंग का पार्ट होता है। प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का भाग होता है। यह रक्त का लगभग 55% तक हिस्सा बनाता है, या प्लाज्मा रक्त का 55% तक का पार्ट होता है। क्लियर हो जाता है? लेकिन स्वयं प्लाज्मा में 90% तक जल व शेष 10% में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा का निर्माण 90% जल और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से होता है। अब क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं और कौन से अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो क्लियर है? प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें से प्रोटीन,
विटामिन, हार्मोन्स, से प्रोटीन है, विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं और अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट व फास्फेट उपस्थित होते हैं। SO4 माइनस माइनस सल्फेट है और PO4 ट्रिपल माइनस फास्फेट होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के इत्यादि ये चीजें पाई जाती हैं। प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारे इसमें पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। क्लियर है? अब इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं हम थोड़ा उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटीन्स में एंजाइम भी रहेंगे इसमें, लेकिन हमारा जो अगला टॉपिक है वह है प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीनों में एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और हेपेरिन, ये 5 प्रोटीन इसमें होते हैं। क्लियर हो जाता है इसमें? एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेपेरिन। एक और प्रोटीन अभी बताया था, ग्लोब्यूमिन। ये 5 प्रोटीन इसमें से पाए जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है जो कि रक्त के थक्के बनने में हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन, यह भी ब्लड कोगुलेशन में सहायता करती है। हेपेरिन, यह एंटी कोगुलेंट होती है। हेपेरिन यह एंटी कोगुलेंट होती है, प्रतिजामक होती है, जो कि ब्लड वेसल्स में कोगुलेशन रोकता है। हेपेरिन अर्थात यह रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। हेपेरिन रक्त को रक्त वाहिनियों में नहीं जमने देता है। क्लियर हो जाता है? प्रोटीन वगैरह रक्त में इतने होते हैं और ये प्लाज्मा वाला पार्ट्स आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद आता है इसका रक्त का, ब्लड का जो दूसरा पार्ट्स होता है, ब्लड कार्पसेल्स या रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं किसे कहेंगे?
तो उसको हम सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड का प्लाज्मा को छोड़कर जो शेष पार्ट बचता है उसे हम ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्लियर हो जाता है। प्लाज्मा को छोड़कर शेष भाग ब्लड कार्पसेल्स होता है, इसको रफ कर दिया है। और अब इसका जो सेकंड पार्ट है अब हम उसको देखते हैं। ब्लड ब्लड कार्पसेल्स क्या होते हैं? रक्त का प्लाज्मा को छोड़कर शेष भाग ब्लड कार्पसेल्स कहलाता है, या शेष भाग ब्लड कार्पसेल्स होता है। इसकी मात्रा कितनी होगी? तो क्लियर है, 55% तक, 50-55% तक वो था, 55-60 मान लें उसको। तो इसकी मात्रा होती है 40 से 45% तक की। ब्लड कार्पसेल्स की जो मात्रा होती है ब्लड में 40 से 45% तक होती है। और इसके अतिरिक्त जो ब्लड कार्पसेल्स होते हैं इस पार्ट्स को हम हीमेटोक्रेट्स भी कहते हैं। हीमेटोक्रेट भी कहते हैं। रक्त कणिकाओं को हम सम्मिलित रूप से हीमेटोक्रेट भी कहते हैं। क्लियर हो जाता है। सामान्यतः जो ब्लड होता है स्तनधारियों का उसमें 3 तरह की ब्लड कार्पसेल्स पाई जाती हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो सबसे पहले हम आरबीसी की स्टडी करेंगे। आरबीसी क्या होती है? क्लियर है। नंबर 1, 3 प्रकार की ब्लड कार्पसेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थर्ड थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी इसका जो पूरा नाम होता है वह रेड ब्लड कार्पसेल्स है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है। इसे हम एराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसे हम एराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर हो जाता है। मनुष्यों में पाई जाने वाली जो आरबीसी होती है वह किस प्रकार की होती है? मनुष्यों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये न्यूक्लिएटेड होती है। केंद्रक रहित होती है मनुष्यों की आरबीसी, और यह बाइकॉन्वेक्स होती है। इस तरह से बाइकॉन्वेक्स होती है, उभयावतल कहते हैं जिसे, दोनों सिरे फूले हुए रहते हैं। उभयोत्तल। बाइकॉन्वेक्स या उभयोत्तल होती है। क्लियर हो जाता है। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। और मनुष्यों की आरबीसी की
जो संख्या होती है वह लगभग 1 ml ब्लड में 40 से 45 लाख तक होती है। कई जगह ये 45 से 55 लाख भी दी गई है। 1 घन mm ब्लड में, तो क्लियर है, ये काफी छोटी संरचनाएं होती हैं। क्लियर हो जाता है। ये लगभग 45 से 55 लाख तक हो सकती हैं। क्लियर हो जाता है इनकी संख्या भी। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से ये लाल रंग की होती हैं। तो इसका वही आंसर है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है। और जो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण भी वास्तव में 2 भागों से होता है। पहला होता है इसका आयरन पार्ट या लोहे भाग, जिसे कि हम हीम बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट, जिसे हम ग्लोबिन कहते हैं। क्लियर हो जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, यह हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, श्वसन रंगा होता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे थोड़ा और समझ लें। इतना क्लियर हो गया है आपका पॉइंट। थोड़ा इसमें श्वसन के बारे में अभी ये भी डिस्कस करना है। तो 1-2 पॉइंट हैं, उन्हें और समझ लें कि आरबीसी, इसका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का लाइफ पीरियड लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो मुख्यतः इसका जो फॉर्मेशन है वह बोन मैरो में होता है, जो कि कसुरिकदंड के अंदर होती है। और आरबीसी का ग्रेयार्ड या कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का ग्रेयार्ड या कब्रिस्तान स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। इतना आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इसको यहां से रफ करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि जो हीमोग्लोबिन है ये रेस्पिरेशन, श्वसन में कैसे पार्ट करता है। तो आप जानते हैं कि श्वसन में मुख्यतः 2 गैसें चलती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन होती है वह हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। क्लियर हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जो CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनती है या जहाँ पे आग वगैरह लग जाती है वहां पर बनती है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से
क्रिया करती है और इससे क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि जहरीला पदार्थ होता है और शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है, उसकी लिए जीवन की दृष्टि से भी काफी हानिकारक होती है। तो क्लियर हो जाता है ये आरबीसी। अब आरबीसी के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वह आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्लियर है? डब्ल्यूबीसी इनका पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है वह ल्यूकोसाइट्स होता है। तो क्लियर है, ये डब्ल्यूबीसी कहलाती है। क्लियर है? क्वेश्चन आता है कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका कार्य क्या होता है। जो डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कार्पल्स ऐसी ब्लड कार्पल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं जो रक्त वाहिनियों के आर पार जा सकती हैं, निकल सकती हैं और बाहर निकलकर रक्त में या ऊतक द्रव्य बोलना चाहिए, ऊतक द्रव्य में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, रोगाणुओं, ये हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं को खाकर नष्ट कर देती हैं। ये ब्लड वेसल्स से बाहर आकर बाहर निकलकर जीवाणुओं, रोगाणुओं को खाकर नष्ट कर देती हैं। फैगोसाइटोसिस, इस क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहती हैं। क्लियर हो जाता है? और इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका जो शेप होता है वह भी अनियमित होता है, अमीबा की तरह होता है। इनका शेप कैसा होता है? अनियमित होता है, अमीबा की तरह होता है। ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है। चूंकि ये हानिकारक रोगाणुओं, जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, इसलिए इन्हें हम शरीर की रक्षा प्रणाली भी बोलते हैं। या इन्हें हम सैनिक भी बोलते हैं। ये शरीर के सैनिक होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो डब्ल्यूबीसी है यह कितने प्रकार की होती है। तो अब हम इसके जो प्रकार हैं इनकी स्टडी करते हैं। डब्ल्यूबीसी ये मुख्यतः दो प्रकार की हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, शुरू में ही बता दिया था। जो पहला प्रकार होता है वह होता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स वे डब्ल्यूबीसी हैं जिनका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है, कणिकामय होता है,
कणिका युक्त WBC भी बोलते हैं ने। तो ये कणिका कहाँ से आएगी? कोशिका द्रव्य से। क्लियर है? जिनका कोशिका द्रव्य कणिकामय होता है उसे ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। इसके अलावा जो ये ग्रेन्युलोसाइट सेल होती हैं इनका केंद्रक अनेक लोब्स में बटा रहता है। इनका केंद्रक अनेक लोब्स या पिंडों में विभाजित होता है। क्लियर हो जाता है? और इसका हम कर देते हैं अपोजिट, तब वह कहलाती है ए ग्रेन्युलोसाइट। इसकी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं यहाँ पे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स या ये कहलाती हैं कणिका विहीन WBC। ये कहलाती है कणिका विहीन WBC। और जो पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा है उसका जस्ट अपोजिट आप कर दें। ठीक, WBC हैं जिनका कोशिका द्रव्य यहाँ पे कणिकामय होता है लिखा, तो आपको लिखना है जिनका कोशिका द्रव्य कणिका विहीन होता है, कणिकामय की जगह कणिका विहीन होता है, एवं इनका केंद्रक, इसमें लिखा है अनेक पिंडों में विभाजित होता है, तो इसमें लिखना है इनका केंद्रक पिंडों में विभाजित नहीं होता है। केंद्रक पिंडों में विभाजित नहीं होता है। एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट्स हो जाती हैं। इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। और जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, जब WBC की हम ग्रेन्युलोसाइट्स के लिए कलर्ड करते हैं, अभिरंजित करते हैं, स्टेन करते हैं, स्टेनिंग मतलब किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा इनको कलर्ड करते हैं, तो ये कलर्ड हो जाती हैं। लेकिन ये जिस पदार्थ के द्वारा रंगी जाती हैं उसी के आधार पर हम इनको नाम दे देते हैं, उसी पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यदि कोई ग्रेन्युलोसाइट्स WBC एसिडिक स्ट्रेन से रंगी जा रही है तो वह एसिडोफिल्स कहलाएगी। यदि वह बेसिक स्ट्रेन से रंगी जा रही है तब वह बेसोफिल्स कहलाती है। और यदि वह किसी भी स्ट्रेन से, मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल स्ट्रेन से रंगी जाती है, तब उसे हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। स्टेनिंग या अभिरंजन स्टेनिंग या अभिरंजन, अभिरंजन से मतलब है इनको रंगना। क्लियर है? स्टेनिंग या अभिरंजन के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली वाली इसमें थी एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स जो एसिडिक स्टेन से रंगी जाती हैं, जो एसिडिक स्ट्रेन या रंजक से रंगी जाती हैं। एसिडोफिल्स कहलाती हैं। एसिडिक रंजक कौन सा होता है? इओसिन। तो क्लियर है, जो इओसिन से रंगी जाती हैं वह इओसिनोफिल हैं। इनका कोशिका द्रव्य कणिका युक्त रहेगा। और जो इओसिनोफिल होती है इसमें केंद्रक के 2 लोब्स पाए जाते हैं, इस तरह से।
ए हो जाता है इसका केंद्रक, एक कणिकामय कोशिका द्रव्य। क्लियर। तो ये डायग्राम किसका कहलाता है? इओसिनोफिल्स का। इसके बाद देखते हैं बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स बाय डब्ल्यूबीसी, जो किसके द्वारा रंगी जाती है? बेसिक स्ट्रेन से रंगी जाती है। बेसोफिल्स वह डब्ल्यूबीसी जो बेसिक स्ट्रेन से रंगी जाती है, बेसोफिल्स कहलाती है। क्लियर हो जाता है। इसका भी जीव द्रव्य कैसा रहेगा? जीव द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य कणिकामय रहेगा। केंद्रक अनेक पिंडों में विभाजित होता है। जो इसका जो केंद्रक होता है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किस डब्ल्यूबीसी का केंद्रक एस के आकार का होता है, तो इसका आंसर हो जाता है बेसोफिल्स का केंद्रक एस के आकार का एवं लगभग 3 पिंडों से बना होता है। 3 लोब्स से बना होता है। लगभग इस प्रकार से ये होता है। इसके केंद्रक एस के आकार का इसमें होता है। तीसरा होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? न्यूट्रोफिल्स बे डब्ल्यूबीसी जो न्यूट्रल स्टेन से, उदासीन रंजक से या स्ट्रेन से रंगी जाती हैं, न्यूट्रोफिल्स कहलाती हैं। ये सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी हैं। सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी हैं। इनका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वह भी कई प्रकार के लूप्स से मिलकर बना होता है। इसके न्यूक्लियस में या नाभिक में 3 से 5 लोब तक होते हैं। लोब्स मीन पिंड होते हैं इस प्रकार से। एक, दो, तीन, चार और एक, 5, और यहाँ पर ये बन जाता है ग्रेन्युलर। क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। क्लियर है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स क्या है? यह, इसको यहां से रफ करते हैं पहले। लिम्फोसाइट्स यह कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी है। क्लियर हो जाता है। और ये इसका जो न्यूक्लियस होता है वह किसी भी प्रकार के लोब्स में डिवाइड नहीं होता है। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये इसका साइटोप्लाज्म रहेगा, कोशिका द्रव्य रहेगा, और ये इसका केंद्रक रहेगा। क्लियर है। इसके बाद जो सेकेंड है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह छोटा होता है। इसके बाद लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती हैं? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स ये बड़े आकार की ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। टाइप की
WBC है, ए फॉर ए ग्रेन्युलोसाइट प्रकार की WBC है, जो कि आपका जो टिश्यू फ्लूइड होता है, ए अपनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के बाहर तो निकल ही आती हैं WBC, और बाहर निकल के किस में जाएंगी, टिश्यू फ्लूइड में। तो क्लियर है, ये टिश्यू फ्लूइड या ऊतक द्रव में पहुंचकर बड़े आकार की हो जाती हैं। क्लियर हो जाता है। और ये जो बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम मैक्रोफेज कहते हैं। और इस अवस्था में ये जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, उन्हें खा जाती हैं। फैगोसाइटोसिस एक क्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में सिर्फ जो ब्लड है उसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद वाले वीडियो में हम पॉसिबल रहेगा तो 2 पार्ट्स की स्टडी कर लेंगे, हार्ट और ब्लड वेसल्स की। और यदि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उसके बाद वाले वीडियो में हम सिर्फ हार्ट की स्टडी करेंगे, जिसमें हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को सिंपल वे में आसानी से कैसे बना सकते हैं इसकी शॉर्ट स्टडी करेंगे, और उसी में कोशिश करेंगे कि ब्लड वेसल्स भी हो जाती है। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।